आज हम बात करेंगे सामाजिक सोच से संबंधित एक टॉपिक कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण। कई लेक्चर सुन के अब हमारी ये तो समझ में आ गया होगा कि सामाजिक सोच में समाज का अध्ययन किया जाता है और समाज में बहुत सारी घटनाएं जटिल प्रकृति की होती है, जिनकी जानकारी हमको गुणात्मक रूप में मिलती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण इन गुणात्मक जानकारियों को गणनात्मक रूप में, परिमाणात्मक रूप में या गणना के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। जब तक कि हम गुणात्मक रूप को गणनात्मक रूप में नहीं बदल लेते, तब तक उसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते। और वर्तमान समय में हमारी जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, उन सब में सांख्यिकी का प्रयोग अगर नहीं हुआ तो उस पर हम कह सकते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। हम कह सकते हैं उसमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए आंकड़ों का गणनात्मक रूप में होना बहुत जरूरी है। लेकिन मानव के व्यवहार को, समाज के व्यवहार को किस तरीके से परिमाणात्मक रूप में, गणनात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव रूप में बदला जाए, इसके लिए अनेक प्रविधियां हैं, अनेक विधियां हैं, जिसमें से कंटेंट एनालिसिस मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। कंटेंट एनालिसिस के जरिए हम तथ्यों को संकलित करके, व्यवस्थित करके परिमाणात्मक रूप में बदलने का प्रयत्न करते हैं। प्राकृतिक घटनाएं मूर्त होती हैं, उनको समझा जा सकता है, लेकिन जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, वो अमूर्त होती हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है। सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक विशेषताओं को परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करना अब संभव है, पहले संभव नहीं था, क्योंकि पहले इतनी प्रविधि नहीं थी, इस तरह की प्रविधियां नहीं थी। जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उनमें से अंतर्वस्तु विश्लेषण वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति कही जाती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित गुणात्मक तथ्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करके और अब फिर इन श्रेणियों को वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को अंतर्वस्तु विश्लेषण के नाम से संबोधित किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो एक विशेष वार्ता के अर्थ को व्यवस्थित एवं परिमाणात्मक रूप में स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है। कैप्लॉन इस बात को कहते हैं। दूसरी तरफ गुडेनहार्ट कहते हैं, जब संचार के विभिन्न साधनों जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो कार्यक्रमों अथवा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों के लिए एक गुणात्मक संकेतन का उपयोग किया जाता है, तब इसी संकेतन को हम अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। इसी बात को आगे चल के पीवी यंग साहब कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावली, अनुसूची तथा अन्य लिखित अथवा मौखिक अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त शोध सामग्री के व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ एवं परिमाणात्मक वर्णन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक शोध प्रविधि है। इसको एक शोध प्रविधि कहा गया है, जिसमें हम विभिन्न मौखिक अभिव्यक्तियों को और जो लिखित रूप है उस दृष्टिकोणों को परिमाणात्मक वर्णन करके हम उसको प्रस्तुत करते हैं। इस प्रोसेस को अपनाने वाले प्रविधि को हम एक तरह से अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। अब ये बात आती है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण का फायदा क्या है, उसके गुण क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है। उन सबको एक कुछ बिंदुओं में अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक तो ये बात है कि गुणात्मक को वस्तुनिष्ठ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। गुणात्मक तथ्यों को व्यवस्थित करके वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करना अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य है, क्योंकि जब तक कि हम उनको परिमाणात्मक रूप में नहीं बदलेंगे तब तक वो वैज्ञानिक नहीं हो सकती। इसके साथ साथ गुणात्मक को गणनात्मक में बदलना, गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए इस प्रविधि द्वारा तथ्यों का वर्गीकरण
हम जितने भी तथ्य एकत्रित करते हैं उनको हम पहले वर्गीकृत करते हैं, फिर उनका संकेतन करते हैं, फिर श्रेणीकरण करते हैं, उन्हें तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत करके योग्य बनाया जाता है और फिर इन्हें गणनात्मक रूप में बदला जाता है। ये सब काम हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के जरिए कर सकते हैं। तो संप्रेषण को सरल बनाना, जो संप्रेषण होता है उसको सरल बनाने का काम भी अंतर्वस्तु विश्लेषण का है। संप्रेषण के सभी साधनों के प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना, संप्रेषण सभी अध्ययनों के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रविधि प्रयोग की जाती है। इस प्रविधि में हम संप्रेषण के विभिन्न साधनों का और उसके प्रभावों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों को विकसित करना, इसके साथ साथ जो प्रभावशाली साधन है उनको विकसित करने का काम भी एक तरह से अंतर्वस्तु विश्लेषण के जरिए हो सकता है। विशेष अवधि के अंतर्गत ऐसे साधनों को विकसित किया जाता है जो लोगों को तुलनात्मक रूप से प्रभावित कर सके। इनको विकसित करने का काम भी अंतर्वस्तु विश्लेषण करता है। इसके साथ साथ जो हम डाटा कलेक्शन होता है, संकलित तथ्य होते हैं, उनकी प्रामाणिकता को ज्ञात करने का काम भी किया जाता है। जैसे प्राचीन अभिलेखों के आधार मानकर हम तथ्यों को संकलित करें तो प्रामाणिकता की समस्या पैदा होती है। एक समस्या यहाँ पर ये पैदा होती है जिससे इस प्रविधि के द्वारा, कार्यविधि के द्वारा ऐसे तथ्यों को प्रामाणिकता एवं सत्यता को स्पष्ट करती है। इसके साथ साथ जो हमारे पास भूतकालीन साहित्य, सामाजिक व्यवहार है, जो भूतकाल के सामाजिक जीवन के अध्ययन है में सहायक भूतकाल के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता पर समय व स्थान का कोई अंकुश नहीं होता है। यानी एक तरह से देखा जाए अंतर्वस्तु विश्लेषण में हम भूतकालिक की घटनाओं के आधार पर समझने का प्रयास भी करते हैं। प्रचार की प्रविधियों को ज्ञात करना, प्रचार की जो प्रविधियां हैं उनको ज्ञात करना, कौन सी प्रविधि तथा विषय, प्रसंग, गीत, कविता, नारा, वाक्य इत्यादि जनमत निर्माण तथा प्रचार के अत्यधिक आकर्षक व प्रभावशाली है, इसका पता इस प्रविधि के द्वारा लगाया जा सकता है। तो एक तरह से इस प्रविधि के जरिए हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि ये सब तो बातें ठीक है, अब इसके स्टेप्स को, इसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। इसकी प्रक्रिया में सबसे पहला दृष्टिकोण आता है विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी हमने अगर गलत ले ली तो हम आगे कंटेंट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले विषय हमको क्लियर होना चाहिए। विषय से संबंधित जो तथ्य हैं उन्हीं तथ्यों का एकत्रित होना चाहिए। तो विषय संबंधित हमको तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए। विषय संबंधित जो जानकारी है, चाहे वो समाचार पत्रों में है, रेडियो कार्यक्रमों में, टीवी कार्यक्रमों में है, मतलब कहीं पर से भी वो जानकारी अगर हमको मिलती है तो उस सारी जानकारियों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। इसमें ज़्यादा होने पर अगर बहुत सारी जानकारियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो रही है तो वहाँ पर हम सैंपल कर लेंगे, निदर्शन कर लेंगे और उसका सहारा लेके जो उपयोगी जानकारी टॉपिक के अकॉर्डिंग है उसको निर्धारित संख्या में तथ्यों का चुनाव करके हम तथ्य एकत्रित करेंगे। इसके बाद बात आती है विश्लेषण की इकाइयों का निर्धारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसका विश्लेषण करेंगे उनकी इकाइयाँ क्या होंगी। इकाइयों के लिए शोधकर्ता अध्ययन की इकाइयों का जितनी सफलता से निर्धारण कर लेता है वह प्रविधि उसके लिए उतना ही आसान हो जाती है। इसके निर्धारण करने में कुछ विद्वानों का कहना है ये 5 प्रकार की इकाइयों का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे एक है शब्द, प्रसंग हो सकता है, पात्र हो सकता है, मद हो सकता है, स्थान व समय हो सकता है। शब्द क्या है? जैसे हम जब शब्द की बात करते हैं तो शब्द किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भाषणों में, लिखे गए लेखों में, साथ में अन्य सामग्रियों में जब विशेष शब्दों का या प्रतीकों का कितनी बार प्रयोग किया गया है उसे गिन लिया जाता है और उसी के आधार पर शब्दों की आवृत्ति पर हम विचारधारा को महत्व देते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई नेता अगर कुछ बोल रहा है, कोई खास शब्द बार बार बोल रहा है, यानी इसका मतलब वो नेता उस शब्द पर विशेष ध्यान दे रहा है। उस आधार पर हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर नेता उस शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता है, अर्थात उस शब्द से का जो मीनिंग समझ के हम उसके आधार पर उसके विचारों की एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार कहेगा
दूसरा नेता उस शब्द को अगर 50 बार कहता है और पहला वाला 100 बार कहता है, तो इसका मतलब पहले वाला नेता उस शब्द को ज़्यादा प्रयोग करता है। उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। दूसरा बात हो सकता है वाक्य या प्रसंग। इसे भी इकाई माना जा सकता है। जब कोई इसको इकाई मानता है तो जब कोई व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण, लेख या अन्य सामग्री में इन वाक्यों को, अनुच्छेदों को, प्रसंगों को का विश्लेषण के लिए चयन किया जाता है, तो किसी लेख में प्रयोग किए जाने वाले प्रसंगों के विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि लेखक किस तथ्य अथवा विचार का उजागर करना चाहता है। कई बार होता है कि बहुत सारे नेता जब भाषण देते हैं तो खास प्रसंग का जिक्र अक्सर करते हैं। ऐसे में ये पता चल जाता है कि ये इस नेता के शब्द हैं, ये इस नेता के बोल हैं। इसके आधार पर हम उस नेता को, उस व्यक्ति को, उस विद्वान को समझ सकते हैं कि ये इस सोच का है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई नेता हो सकता आरएसएस मेंटेलिटी की बात करता हो, या कोई नेता हो सकता है क्या कहते हैं कम्युनिस्ट मेंटेलिटी की बात करता हो, उससे संबंधित वाक्यों का प्रयोग करता हो। तो अलग अलग नेता अलग अलग तरह की बातों का प्रयोग करते हो, तो उसमें उस प्रसंग का कितनी बार प्रयोग किया है, उस प्रसंग का जिक्र कैसे किया है, उससे हम उसके बारे में, उसकी सोच के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पात्र, जब हम पात्र को भी एक इकाई मान सकते हैं दिन की। तो उसमें जैसे हम किसी नाटक में, किसी कहानी में, उपन्यास में, चलचित्र में, दूरदर्शन में हम किसी पात्र का चयन किया जाता है। तो जैसे प्रेमचंद के उपन्यास हैं, उसकी कहानियां हैं, उसमें नायक के चरित्र को लेकर सरलतापूर्वक विश्लेषण किया जा सकता है, किस पात्र पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं अगर प्रेमचंद की बात, तो श्रमिक वर्ग से संबंधित बात हो सकती है। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो भी श्रमिक वर्ग से संबंधित बात हो सकती है। तो इस तरह से हमको ये सोच का पता चलता है कि वो नायक, वो लेखक किस पात्र को ज़्यादा महत्व देता है, किस पात्र को कम महत्व देता है। इसी तरह मद आइटम्स की बात करते हैं, यह भी इकाई हो सकता है। जैसे कोई पुस्तक, लेख, कहानी, उपन्यास, भाषण, समाचार पत्र और अन्य प्रचार के साधन हैं। तो मदों का विश्लेषण करके हम किसी क्षेत्र अथवा देश में संचार के साधनों के वर्तमान रूप को जान सकते हैं। किस आइटम का ज़्यादा प्रयोग किया है, संप्रेषण के स्रोतों की लोकप्रियता को जाना जा सकता है। किस आइटम का, किस मत का ज़्यादा प्रयोग किया है अपने लेखों में, अपनी कहानियों में, अपने सीरियल्स में, तो उस आधार पर हम उस सीरियल को समझ सकते हैं, उसके बारे में एक तरह से गणना कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्थान और समय को भी हम अध्ययन की इकाई माप सकते हैं, अध्ययन की इकाई के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। समाचार पत्र, ये भी वही पत्रिका, लिखित साहित्य में व्यक्ति विशेष के विचारों और उसके मिलने वाले स्थानों का जिक्र किया जा सकता है। जैसे किसी एक सीरियल में, एक समाचार पत्र में, एक लेख में, एक आर्टिकल में, दूरदर्शन के प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर चीज़ को कितना स्थान दिया गया है, किस व्यक्ति को किस स्थान को अपने प्रोग्राम में कितना स्थान दिया गया है। हम, वो एक व्यक्ति हो सकता है, कोई विचारधारा हो सकती है, उसको कितना एम्फेसिस किया गया, उसको कितना स्थान दिया गया है, कितना स्थान देने के पीछे मतलब महत्व कितना दिया गया है। तो इस पत्रिकाओं में आदि में जैसे हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा को कितनी बार प्रयोग किया गया है। जैसे कोई मंत्री गया विदेश, तो उस मंत्री जाने के बाद जब हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो उस समाचार पत्र में उस मंत्री के विदेश यात्रा को का जिक्र कितनी बार किया गया है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस मंत्री को इतना महत्व दिया। जैसे मोदी जी विदेश गए तो विदेशों के समाचार पत्रों में उनके वहाँ पहुँचने को, उनकी विदेश यात्रा को कितना ज़्यादा प्रयोग किया गया, उस आधार पर हम कह सकते हैं उसको स्थान दिया गया है। इसके साथ साथ उस यात्रा के महत्व की जानकारी भी मिल सकती है। इसके साथ साथ कार्यक्रम की लोकप्रियता उसे दिए जाने के समय पर निर्भर है, यानी कार्यक्रम की जो लोकप्रियता है वो पता चल जाता है वो उस पर्टिकुलर घटना या समस्या के बारे में या उस विदेश यात्रा के बारे में उस प्रोग्राम को कितनी देर दिखाया गया है। कहीं 5 मिनट दिखाया, कहीं 10 मिनट दिखाया, कहीं 20 मिनट। तो जितना ज़्यादा बार दिखाया गया उससे हम उसके महत्व को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इकाइयों को चुन सकते हैं।
इसके बाद बात आती है विश्लेषण की श्रेणियों का विभाजन। हम विश्लेषण की श्रेणियों का इसके पश्चात भी विभाजन करते हैं। इकाइयों के बाद इन्हें निश्चित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्रेमचंद की कहानियों में हम कह सकते हैं मुख्य नायिका है या फिर खलनायिका है या पार्श्व नायिका है, उनको बांटा जाता है। तो इस तरह से हम एक तरह से श्रेणियों का निर्धारण करते हैं। इसके साथ साथ हम श्रेणियों का परीक्षण भी करते हैं। वस्तुनिष्ठता के लिए कुछ निश्चित हम दी गई श्रेणियां सही हैं या नहीं है। हमने जैसे पार्श्व नायिका कह दिया, लेकिन पार्श्व नायिका का जिक्र जो किया गया है, पार्श्व नायिका सही है या नहीं, ये श्रेणी अपने आप में उसको चेक करने की जरूरत है। इसके लिए कुछ मानक है, उनका प्रयोग करके श्रेणियों को अंतिम रूप देना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ सही नहीं हुई तो आगे चल के रिसर्च में प्रॉब्लम्स होगी। इसके साथ साथ पद्धतियों का सही प्रयोग, संपूर्ण अध्ययन में पद्धतियों का समान उपयोग होता रहे, ये जरूरी है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कहीं उसकी जांच करनी चाहिए कि प्रणाली का जो प्रयोग है अध्ययन की रूपरेखा के अनुसार हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर रूपरेखा के हिसाब से नहीं हुआ तो ऐसे में हो सकता है, आप कह सकते हैं, पद्धति का सही प्रयोग नहीं है। इसके साथ साथ अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना, हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सब निश्चित हो जाने पर अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे कि निश्चित हो सके कि हमें किन किन पर ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि अगर रूपरेखा तैयार नहीं होती तो हचपच जैसी स्थिति होती है, ऐसे में अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए अध्ययन कार्य का फैलाव इधर उधर ना हो, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, ऐसे में अव्यवस्थित सा हो जाएगा। इसलिए इसकी एक रूपरेखा, एक तरह से पूरा फ्रेम बनाना जरूरी है कि हमको इस दायरे में रहकर ही कार्य करना है। तो इससे रिसर्च एक पटरी पे रहेगा। इसके साथ साथ इकाइयों को मापना, जो इकाई बनाई थी, अंतर्वस्तु की इकाइयों को सांख्यिकी इकाई प्रणाली द्वारा मापने या गिनने का काम किया जाता है। क्योंकि जब तक हमने वो इकाई नहीं बनाई थी तो उन इकाइयों को एक तरह से उसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके हम उन इकाइयों को मापने का काम करते हैं। विश्लेषणात्मक व्याख्या, हम उसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या की बात जब करते हैं तो इसमें परिमाणात्मक माप कर लेने के से तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीकरण संभव होता है। और इन तथ्यों की समानताओं जो इक्वल सोच की लोग हैं, इक्वल रूप में हैं, जो समान हैं, उनको अलग रख लिया, और जो भिन्नताएं हैं उनको अलग रख लिया। उनके आधार पर हम उनकी विश्लेषणात्मक व्याख्या करते हैं, अर्थात हम विश्लेषणात्मक व्याख्या के जरिए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद बात आती है रिपोर्ट तैयार करना। व्याख्या कर लेने के बाद उनको एक क्रमबद्ध ढंग से रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और ताकि विश्लेषण और निष्कर्षों में वैज्ञानिक विवरण और व्याख्या, साथ में उसमें ग्राफ, चित्र, इन सब का प्रयोग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये सब चीज़ें करके हमने एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण अपने आप में एक बहुत ही अच्छी प्रविधि है, जिसके जरिए हम परिमाणात्मक रूप में, गणनात्मक रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम चूँकि समाज का अध्ययन करते हैं और समाज में घटनाएं बहुत जटिल प्रकृति की होती हैं, पल पल बदलती रहती हैं। हमने जो निष्कर्ष निकाला, जो रिपोर्ट तैयार की, वो सही वास्तव में मान के चलते हैं। लेकिन जब हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ बात करते हैं तो उसमें कुछ हमको फिर भी दोष नज़र आता है, कुछ सीमाएं नज़र आती है। जैसे हम कह सकते हैं इसका प्रयोग हम सीमित प्रयोग कर पाते हैं। केवल हमारे पास जो लिखित जानकारियां हैं या संचार के जरिए जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, उससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो एक तरह का सीमित प्रयोग है। इसके साथ साथ हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम सेकेंडरी डाटा पर भी बेस्ड रहते हैं, और ऐसे में हम कहेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण अपने आप में कुछ एक सीमित दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। लेकिन फिर भी लास्टली ये कहेंगे, अंतर्वस्तु विश्लेषण रिसर्च के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स है, जिसका प्रयोग करके हम सामाजिक व्यवहारों को समझने का प्रयास गणनात्मक रूप में भी कर पाते हैं, और इसके माध्यम से फिर हम आगे चलकर इसमें सांख्यिकी का प्रयोग भी कर लेते हैं। इसके जरिए हम समाजशास्त्र को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं 1838 में शुरू हुआ ये विषय वर्तमान समय में काफ़ी हद तक अनेक सिद्धांतों का निर्माण करके समृद्ध हो गया है। लेकिन ज़रूरत है आज आगे भी उसको और अधिक समृद्ध करने की। इसके लिए ज़रूरी है शोधकर्ताओं को अपनी रिसर्च में
जो गुणात्मक रूप में तथ्य एकत्रित हुए हैं उनको परिमाणात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव रूप में, गणनात्मक रूप में बदलने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे निश्चित रूप से हम समाजशास्त्र के सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ जाएंगे। आज इतना ही।